हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो लेजेंड्स, पूरी दुनिया के अंदर टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है, उनमें से हमारा भारत एक है। एंड टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, तो इसका मतलब होता है फ्लोरा एंड फोना अगर बहुत ज्यादा डाइवर्स हो तो फिर हम इसे बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कंट्री। बिकॉज भारत के अंदर टोटल 47,000 टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज पाई जाती, जो कि बनाती है इंडिया को 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज की बात की जाए, टोटल 15,000 आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारी पूरी दुनिया का 6% आप कह सकते हो। कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते जैसे कि फर्न, एल्गी एंड फंजाई। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, तो फिर करीबन 93,000 या फिर रफली देखा जाए तो फिर 90,000 एनिमल स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी पूरे भारत के अंदर। एनिमल्स के साथ साथ आपको बहुत वैरायटी ऑफ फिशेस भी देखने को मिल जाएगी। अब जो अपने चैप्टर का जो हेडिंग है ना, नेचुरल वेजिटेशन, इसका मतलब क्या होता है तो समझ लो। नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है, कोई भी अगर स्पीसीज उग रही है ना, उसमें इंसान की कोई भी रोल प्ले नहीं होना चाहिए, इंसान तो उसको छूना भी नहीं चाहिए, तो उसे बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। इसका दूसरा नाम है वर्जिन वेजिटेशन। क्यों? क्योंकि इसको किसी इंसान ने छुआ नहीं है। अब जब हम ये फ्रूट्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ये सब है ना नेचुरल वेजिटेशन के अंडर नहीं आता, ये आता है सिर्फ वेजिटेशन के अंडर। अब दो टर्म्स है, फ्लोरा एंड फौना। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोरा क्या होता है एंड फौना क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। फ्लोरा, FLO, तो फिर ये किसकी तरह बन रहा है? फ्लावर की तरह। एंड फ्लावर क्या है? प्लांट्स है ना, तो सो फ्लोरा इक्वल्स टू प्लांट स्पीसीज। ओके। एंड फोना, फोना में क्या ए आ रहा है ना, ए फॉर एनिमल्स, राइट? तो एनिमल्स के लिए होगा फोना एंड फ्लावर्स एंड प्लांट्स के लिए होगा फ्लोरा। ओके। ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना, किसी एक जगह पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर जो पाए जाते हैं उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ओके। एंड ये जो आपके फ्लोरा एंड फोना है ना, बहुत डाइवर्स है पूरी कंट्री में। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की वजह से ही इसे डाइवर्स हो पाए, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो आपको डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली दोनों अफेक्ट करेगा। कैसे? अगर हम बात करें कि अपने प्लांट्स की ना, तो फिर अगर कल्टिवेबल सॉइल होगी, कल्टिवेबल लैंड होगा, तो फिर वो अच्छी तरह से उग पाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड वुडलैंड्स है ना, वो अपने एनिमल्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल तो ना आपके देश भर में कहीं भी जाओ, हर जगह पर आपको अलग तरह की सॉइल देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपकी कल्टिवेशन में प्रॉब्लम करती है। एंड कहीं पर प्रॉब्लम तो कहीं पर फायदा। कैसे? कैक्टस की जो डेजर्ट एरिया है ना, वहां पर आप राइस नहीं उगा सकते, वीट नहीं उगा सकते, बट वहां पर कैक्टस उग जाते हैं, राइट? इसका मतलब क्या होता है? सॉइल वेरी करता है एंड उसका इंपॉर्टेंस भी होता है एंड डिसएडवांटेज भी होता है। यानी कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिपेंड करती है सॉइल की वेराइटी पे। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले बाकी जो मेन फैक्टर्स है वो क्या होते हैं। सो जो वेजिटेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो है सॉइल, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। सॉइल का हम लोगों ने देख लिया, ह्यूमिडिटी तो हमें पता है क्या होती है, एंड प्रेसिपिटेशन मतलब कि पानी किसी भी फॉर्म में, भले बारिश हो या फिर बर्फ हो। एंड टेम्परेचर की हम बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऊपरी इलाके में जहाँ पर बहुत ही ठंड है, तो फिर इसमें क्या होगा ना, आपका जो टेम्परेचर है वो आपको ट्रॉपिकल से आपको बना देगा टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट। सो इसमें क्या होगा, आपका एल्पाइन वेजिटेशन के अंडर ये आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, सिंपल बता रहा हूँ। टेम्परेचर पे बहुत ही डिपेंड करता है कि आपकी वेजिटेशन किस तरह की होगी, एल्पाइन, टुंड्रा या फिर कैसियोपी हो सकती है। अब एक टर्म आता है फोटो पीरियड। इसका क्या मतलब होता है कि ना, एक पर्टिकुलर जगह पर कितने टाइम तक सनलाइट पड़ रही है ना, तो उसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ जगह पर तो सन बहुत ही कम आता है एंड कुछ जगह पर बहुत ज्यादा आता है। सो ये बहुत डायरेक्टली रोल प्ले करने वाली चीज है। एंड प्रेसिपिटेशन की बात करें तो फिर अपने जो प्लांट्स है ना, पानी के बिना जी ही नहीं सकते। आपको ये तो पता ही होगा ना कि जहाँ पर कम बारिश होगी तो फिर वहाँ पर प्लांट्स कम ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल कैक्टस वगैरह, डेजर्ट में बारिश नहीं होती है, बट जहाँ पर बारिश ज़्यादा भी हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम की बात होती है। सो हम क्या निकलते हैं कंक्लूजन की, प्रेसिपिटेशन नॉर्मल होनी चाहिए, जो कि आपकी जो रिक्वायर्ड होना उतना ही होना चाहिए। मैं जो समझा रहा हूँ वो तो सुनते रहो, साथ में तुम लोग ये नोट्स भी पढ़ते रहना, ठीक है? क्या बता, थोड़े बहुत रह जाए बोलना तो फिर तुम इसे पढ़ लेना। ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट नाउ फॉरेस्ट। आपकी जो फॉरेस्ट होता है ना, वो होते रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि वो वापस रीजनरेट होते रहते। तुम एक पेड़ को कितनी बार भी काटो वो वापस खड़ा हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको पूरा ही काटते ही जाओ, काटते ही जाओ। अगर बचेगा नहीं तो फिर आपको क्या देगा रिसोर्सेज, राइट? ये अपने फॉरेस्ट है ना, ये पे अपने हर एक तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जानवरों को ये शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, हम इंसानों को वुड एंड फ्रूट्स, हर कुछ चीज आपको प्रोवाइड कर, साथ ही एनवायरनमेंट को एकदम मॉडरेट करने का भी काम करते हैं ये ट्रीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन।
एंड ये आपके कल्चरल जो वेजिटेशन है ना उसको भी बहुत अफेक्ट करता है। बट क्या होता है ना, आजकल जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ना, इसके चलते क्या होता है, पेड़ों को काटा जा रहा है एंड आपकी अर्बनाइजेशन भी हो गई है। सो इससे क्या होता है ना कि जो अपनी वेजिटेशन तो हो रही है बट साथ ही फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इंसान अपने फायदे में इतना अंधा हो चुका है कि उसको बाकी फायदे दिख ही नहीं रहे हैं जो उसे फॉरेस्ट देते हैं, लेकिन वो उसको तो बस पैसा चाहिए होता है। एंड अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो फिर सिर्फ हिमालयास, मरुस्थली एंड सेंट्रल इंडिया में ही आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, इसलिए इंसान वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। अब वेजिटेशन की बात करें तो फिर इंडिया में टोटल 5 टाइप ऑफ आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगी। उन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे एंड जो उनके पॉइंट्स है ना उन्हें आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैं कहीं पर 6 लगाए, कहीं पर 5, आप उनको ठीक से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में वो पॉइंट्स लिख देना तो आपके फुल नंबर पक्के आ जाएंगे। नंबर 1 है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें जो है ना मोस्ट टैगलाइन क्या है, एवरग्रीन। एवरग्रीन से तुम क्या समझते हो? हमेशा हरे रहने वाला, यानी कि ये पेड़ है ना, ये अपने लीव्स को कभी भी सेट नहीं करते, यानी कि इन पे हमेशा पत्तियां लगी रहती, हमेशा ये हरा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पर पाया जाता है? ये उन एरियाज में पाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम एंड सो ऑन। यहाँ पर है ना 200 सेंटीमीटर जितनी बारिश तो हो ही जाती है। एंड इनके जो पेड़ है ना वो लगभग 60 सेंटीमीटर या फिर उससे ऊंचे तो हो ही जाते हैं। यहाँ पर आपको मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्यों? या फिर आपको क्रीपर्स, स्रब्स, स्क्रब्स ये सब देखने को मिलेंगी। इसके चलते ना ये पूरे साल हरा रहता है। अगर यहाँ के कमर्शियली इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रीज की बात करें तो फिर वो है महोगनी, रोजवुड, इबोनी एंड रबर। यहाँ के इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करी जाए तो फिर वो है एलिफेंट, मंकी, डियर, बैट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसकी टैगलाइन है डेसिडियस। ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं मानसून फॉरेस्ट भी कह सकते हो आप लोग। अगर इनकी पत्तियों के झड़ने के यानी कि लीव सेट की पीरियड की बात की जाए तो फिर वो ड्राई समर में 6 से 8 हफ्ते के बीच में कर लेता है ये। अब कुछ जगह पर पानी कम मिलता है एंड कुछ जगह पर ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ड्राई एंड मॉइस्ट। जो मॉइस्ट वाला है ना वो 100 से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल के इलाके में मिलता है, जो कि हिमालयास के फुटहिल्स, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी जगहों पर आपको देखने को मिलता है। इस जगह पर जो कमर्शियल ट्रीज है ना उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डोमिनेट है उसका नाम है टीक। साथ ही कुछ और है जैसे कि बैम्बू, साल, सीसम। अब जरा हम ड्राई की भी बात कर लेते हैं। ड्राई से आप क्या समझते हो? यहाँ पर है ना 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल ही होती है, और ये आपको देखने को मिलेंगे बिहार, यूपी ऐसी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर क्या जो प्लांट्स होते हैं ना वो होते हैं कुछ टीक, साल, सैंडलवुड, नीम और ऐसी कुछ बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं ओपन स्ट्रेचेस में। यहाँ पर आपको पिग्स, डियर, लिजार्ड्स ऐसे जानवर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। नाउ नंबर 3, ट्रॉपिकल थॉर्न्स एंड स्क्रब्स वाला फॉरेस्ट। नाम से ही तुम लोग समझ जाओ, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती, तभी तो यहाँ पर थॉर्न्स, कांटे वगैरह उगे पड़ते हैं, यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाले इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको राजस्थान, गुजरात, एमपी ऐसे एरियाज में देखने को मिलेंगे। जानवरों की बात की तो यहाँ पर चूहे, खरगोश, फॉक्स वगैरह ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं। प्लांट्स की बात की जाए तो फिर यहाँ पर कैक्टस, पाल्म एंड ऐसे ट्रीज देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं पानी तो आपको पता है बहुत कम मिलता है, तो फिर इनके रूट्स है ना बहुत डीप जाते हैं ताकि अपने आपको मॉइस्ट कर सके, यानी कि नरिश कर सके। साथ ही इनकी जो पत्तियां होती है ना वो बहुत ही पतली होती है, सो ये इवेपोरेशन को मिनिमम कर सके फॉर द सेक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। नंबर 4, माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से ही समझ जाओ, माउंटेन यानी कि माउंटेन के इलाकों में पाई जाने वाली फॉरेस्ट। जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ना वो लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ओक एंड चेस्टनट नाम के जो ट्रीज हैं यहाँ पर बहुत ही डोमिनेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एंड जगह की बात की जाए तो फिर ये साउथ ईस्टर्न हिमालयास के पास में मिलते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर पाए जाने वाले श्रब्स एंड स्क्रब्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं एंड उसे हम बोलते हैं एल्पाइन वेजिटेशन या फिर एल्पाइन ग्रासलैंड भी बोल सकते हो। थोड़ा और ऊपर जाए तो फिर यहाँ पर लाइचन्स एंड मॉसेस होते हैं वो कॉम्बाइन होकर यहाँ पर बना देते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। जानवरों की बात की जाए तो फिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रेड पांडा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलोप etc। नंबर 5, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये आपको उन इलाकों में देखने को मिलेगा जहाँ पर मेजर जो रिवर्स है ना वो अपने डेल्टास को फॉर्म करती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी, कावेरी ऐसे रिवर्स की यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात की जाए तो फिर वो है कोकोनट, केओरा, अगर एंड सुंदरी।
एनिमल्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रॉयल बंगाल टाइगर, साथ ही यहाँ पर घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब हम जरा सी वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। ये तो आपको पता है 90,000 आपको एनिमल स्पीसीज मिल जाएगी, साथ ही 2,000 बर्ड स्पीसीज देखने को मिलती है। एंड एक एक्यूरेट नंबर है 2,546 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फिशेस की स्पीसीज। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनकी बात की जाए तो फिर आपको मिलेंगे 5 to 6%। एंड मैमल्स को भी मिला जाए तो फिर ये होगा कुछ 5 से 8% आपको ऑफ द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जानवरों की बात की गई कि भाई कौन सा कहाँ पर मिलता है, ये लोग आप रीड कर सकते हो, सिंपल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है कि पूरे एशिया या फिर बोले तो पूरे वर्ल्ड में अगर टाइगर्स एंड लायंस एक साथ किसी देश में रहते हैं तो फिर वो है अपना भारत। लायंस तो आपको गिर फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे, एंड टाइगर्स की बात की जाए तो फिर वो बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एमपी के फॉरेस्ट, सुंदरबन एंड सो ऑन। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि भाई कुछ लालची इंसान पैसों के लालच में कुछ भी कर सकते, पेड़ों को तो काटते ही है, साथ ही वो एनिमल्स की हंटिंग भी करते जो कि इलीगल है टोटली। सो ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए अपने गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ट्राई किया, जैसे कि उन्होंने 18 बायो रिजर्व्स बनाए। उसके अंदर क्या होता है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। एंड वो 18 बायो रिजर्व्स कुछ इस तरीके से हैं। रण ऑफ कच्छ, पन्ना, कुछ ऐसी जगहों को गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल यानी कि पैसों की सहायता की गई साल 1992 से, इन द फॉर्म ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स, यानी कि बॉटनिकल गार्डन्स को वो लोग रन करते हैं ताकि वो एनिमल्स एंड प्लांट्स को सेव कर सके। इंडिया में बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी सेटअप किया गया ताकि एनिमल्स एंड प्लांट्स को फिर वही बात है बचाने के लिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट वाइल्ड एस, ऐसे कुछ मिलने को आपको मिल जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट मैप वर्क, तो फिर मैप आपको दो देखने को मिलेंगे। एक तो आपकी जस्ट जनरल नॉलेज के लिए कि भाई कौन सी जगह पर कौन सी टाइप की वेजिटेशन उगती है, वो आपको शायद ही पूछेंगे। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछने वाली बात है ना, वो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स। तो फिर इसमें आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो आपको बता देता हूँ। राजा जी, कॉर्बेट, गिर, रणथंबोर, राजगिरी, सिमलीपाल, कान्हा, पेरियर एंड कुछ और भी है, बट इतने जो है ना वो मेन है। एग्जाम में आपको इनमें से कुछ 5 ऑप्शन दे देंगे एंड उनमें से कुछ 3 को आपको फिल करना है आपके मैप के अंदर। जो नाम मैंने लिए है ना, बस उन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस आपको करना है, उनकी लोकेशन याद करने की कोशिश करना, एंड फाइनली आपका हो जाएगा। सो गुड बाय लेजेंड्स। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो फिर